नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार मिश्र द एक्स्ट्रा तैयारी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज से हम एक नई पहल प्रारंभ करते हैं। ओल्ड एनसीईआरटी की क्लास 6 की पुस्तक हम आपको आज से पढ़ाना प्रारंभ करेंगे। जब आप किसी टॉपर से मिलते हैं, यदि आप उस टॉपर से वास्तविकता जानने की कोशिश करें तो आपको ये पता चलता है कि उस टॉपर की भूमिका में, सफलता की भूमिका में कहीं न कहीं ओल्ड एनसीईआरटी की भूमिका है। और आज भी जो अच्छे शिक्षक हैं वो न्यू एनसीईआरटी की अपेक्षा ओल्ड एनसीईआरटी को ज़्यादा महत्व प्रदान करते हैं। ये जो क्लास 6 की पुस्तक है, इस क्लास 6 की पुस्तक को लिखा है रोमिला थॉपर ने। तो आप अपने आप से ये समझ जाइए कि जब इतने बड़े विद्वान ने कक्षा 6 की पुस्तक लिखी है तो ये नाम के लिए कक्षा 6 की पुस्तक है, वास्तव में इसमें ढेर सारी चीज़ें सन्निहित हैं। तो मित्रों, आइए हम सब आज क्लास 6 की ओल्ड एनसीईआरटी को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। एक निवेदन मैं आप लोगों से करना चाहूँगा कि हम और आप तभी बेहतर पढ़ सकेंगे जब हम दोनों के पास ये पुस्तक हो। तो आप इसकी पीडीएफ का जुगाड़ कहीं से कर लीजिए या इसका पुस्तक ले लीजिए और इस पुस्तक को हमारे साथ पढ़ते चलिए। तो यकीन मानिए आपको पूरा का पूरा लाभ मिल सकेगा और ऐसा आधार आपका मजबूत होगा जो निश्चित रूप से आपको अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में 2 कदम आगे कर देगा। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि हम इस पूरे पुस्तक के दौरान किसी भी बाहरी स्रोत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाहरी स्रोत का जो है वो प्रयोग नहीं करेंगे। इस पुस्तक में जो वाक्य लिखा गया है उसी वाक्य का हम अर्थ निकालेंगे। इससे ये लाभ होगा कि हम ये समझ सकेंगे कि कक्षा 6 के स्तर पर किस तरीके के इतिहास को समझाने का प्रयास लेखक ने किया है। आइए हम लोग बात शुरू करते हैं। पहला है आदिम मानव। आदिम मानव के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो आदिम मानव, और यहाँ पर इन्होंने लिखा है खाना बदोश मनुष्य। खाना बदोश का अर्थ क्या होता है? जिनका जीवन स्थायी न हो, जो लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के भोजन इत्यादि की तलाश करते रहें, उनको खाना बदोश कहा जाता है। आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहली पंक्ति मैं हरे पंक्ति से पढ़ता जाऊंगा और लाल पंक्ति से ये लिखता जाऊंगा जो जो महत्वपूर्ण है। आदिम मानव को सभ्य बनने में लाखों साल लग गए। लेखक क्या कहती हैं कि आदिम मानव को सभ्य बनने में लाखों साल लग गए। यहाँ से एक अर्थ और लगता है कि सभ्यता का जो निर्माण है वह 1 वर्षों में नहीं हुआ, बल्कि सभ्यता का जो निर्माण है वो लाखों वर्षों में हुआ। इसका एक अर्थ यह भी निकलता है, भाई मनुष्य जब सभ्य होगा तभी तो वह सभ्यता का निर्माण करेगा। खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक, खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक तक की अवस्था तक पहुंचने में आदमी को करीब 3 लाख साल लगे। यहां फिर से आप इस बात को समझिए। खाद्य संग्राहक क्या है? खाद्य संग्राहक। खाद्य संग्राहक का तात्पर्य क्या होता है? भोजन को संग्रहित करना, भोजन को एकत्रित करना। और दूसरा शब्द है खाद्य उत्पादक।
का उत्पादक का अर्थ यह हुआ अन्न का उत्पादन करना। तो अन्न का उत्पादन करना, और यहाँ खाद्य संग्राहक का तात्पर्य क्या होगा? फल फूल का संचयन करना। भाई जब मनुष्य खाद्य उत्पादक बनेगा तभी तो वह अन्नों की जानकारी प्राप्त कर सकेगा। चावल की प्राप्ति व्यक्ति कब करेगा? जब चावल का उत्पादन करेगा। लेकिन फल फूल के लिए ये आवश्यक नहीं है कि वह उत्पादक बने, क्योंकि फल फूल वृक्षों पर लगते हैं। प्रारंभ में जो मनुष्य था वह फल फूल का संचयन करता था। तो यहाँ पर पहले इसको आप क्या कह सकते हैं? इसके लिए शब्द प्रयोग कर सकते हैं खाद्य संग्राहक। और खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना, यानी सर्वप्रथम अन्नों का उत्पादन किया। रोमिला थॉपर यहाँ पर लिखती हैं कि इस अवस्था को, यानी खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बनने में मनुष्य को 3 लाख वर्ष लगे। परंतु एक बार खाद्य उत्पादक बनने के बाद मनुष्य ने बड़ी तेजी से उन्नति की। लेखक कहती हैं कि खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक में समय लगा। ये संग्राहक हुआ और संग्राहक से ये उत्पादक बनने में लगभग 3 लाख का समय लगा। लेकिन जब मनुष्य उत्पादक बन गया तो फिर जो इसकी उन्नति का पैमाना है ये बहुत तेजी से बढ़ा। ऐसे मनुष्य का अपने आसपास के वातावरण पर जितना अधिक नियंत्रण होता है उतनी ही अधिक तेजी से वह उन्नति करता है। लेखक लिखती हैं कि मनुष्य का यदि अपने आसपास के वातावरण पर नियंत्रण अधिक होगा तो उसकी उन्नति का जो पैमाना होगा वह भी तेजी के साथ बढ़ेगा। इस पंक्ति की ज़्यादा व्याख्या करने की अभी आवश्यकता नहीं है। आप जैसे जैसे इस पूरे पाठ को पढ़ेंगे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। एक बात और ध्यान रखिए, रोमिला थॉपर गजब की इतिहासकार हैं। वो जब बोलती भी हैं, कभी आप उनके स्पीच को सुनिए तो ऐसा लगता है जैसे वो कविता बोल रही हों। थोड़ी सी मानसिकता से ऊपर उठने की ज़रूरत है। हम अभ्यर्थियों को इससे ज़्यादा मतलब नहीं रखना चाहिए कि वो किस विचारधारा से संबंध रखती हैं। उन पर एक मान्यता है कि वो वामपंथी खेमे से संबंध रखती हैं। यह उनका एक व्यक्तिगत मसला हो सकता है, लेकिन हम अभ्यर्थियों के लिए उनके द्वारा लिखा गया जो इतिहास है वो वास्तव में सबसे प्रामाणिक इतिहास में से एक है। इसलिए रोमिला थॉपर जो पंक्तियां लिख रही हैं उन पंक्तियों को समझने की आवश्यकता है। और यदि हमने अपने कॉपी में ये पंक्ति लिख दी कि मनुष्य का अपने आसपास के वातावरण पर जितना अधिक नियंत्रण होता है उतनी ही अधिक तेजी से वह उन्नति करता है, तो निश्चित रूप से अन्यों की अपेक्षा कम से कम 1 अंक हमारे बढ़ जाएंगे। और इसीलिए कहा जाता है कि मूल लेखकों की किताबों को अवश्य पढ़ना चाहिए। इसी कक्षा 6 की किताब में हम और आप इतनी अधिक जानकारी प्राप्त कर लेंगे जिसमें हमको और आपको आश्चर्य होगा। आइए हम आगे अपनी बात को बढ़ाते हैं। आगे लेखक लिखती हैं कि आरंभ में आदमी खाना बदोश थे, यानी वे भोजन और आश्रय की तलाश में झुंड बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। खाना बदोश का तात्पर्य क्या हुआ? मैं यहाँ पर चीज़ें लिखता जाऊंगा, आप मेरे साथ यदि नोट करते जाएंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। यहाँ लिखिए,
मैं यहाँ लिख देता हूँ इस बात को कि खाना बदोश, खाना बदोश। खाना बदोश का अर्थ आप अपनी कॉपी में लिखिए कि भोजन और आश्रय, दो चीज, भोजन प्लस आश्रय की तलाश में, आश्रय की तलाश में झुंड बनाकर, झुंड बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ये क्या कहलाता है? ये खाना बदोश कहलाता है। आमतौर पर एक झुंड में कुछ पुरुष, स्त्रियां तथा बच्चे होते थे। झुंड में कौन होता था? पुरुष होती थी, स्त्री होती थी और बच्चे होते थे। सुरक्षा की दृष्टि से अकेले रहने की बजाय समूह बनाकर रहना बेहतर था। एक यहाँ पर बात आ गई कि वो झुंड में क्यों रहते थे, तो आप यहाँ पर पहली बात लिख सकते हैं कि सुरक्षा के कारण, सुरक्षा के कारण वो क्या रहते थे? झुंड में रहते थे। दूसरी बात, उन दिनों का जीवन सचमुच ही बड़ा कठिन था, क्योंकि लोग पेड़ों के फल फूल खाते थे और जो जानवर मिल जाते उनका शिकार करते थे। उस समय का जीवन क्या था? कठिन था। कठिन क्यों था? क्योंकि फल फूल या जानवरों के शिकार पर ही उनका भोजन होता था। वे साग भाजी या अनाज पैदा करना नहीं जानते थे। इसलिए जब वे एक स्थान पर मिलने वाली सभी वस्तुओं को खाकर खत्म कर देते तो उन्हें भोजन की तलाश में अन्य किसी स्थान पर जाना पड़ता था। देखिए, अब इस बात को मैं यहां से समझाता हूं। मेरे साथ आपको समय थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, लेकिन याद रखिए कि ये पद्धति इतनी दमदार होगी कि आपको जीवन भर ये याद रखेगी। अब ये मान लो कुछ लोग हैं, ये खाना बदोश हैं क्योंकि ग्रुप में है। अभी जो इनकी अवस्था है, ये अवस्था किसकी है? खाद्य संग्राहक की। और हमने ऊपर ये बताया कि खाद्य संग्राहक की अवस्था में ये दो चीजों पर निर्भर हैं। पहला, एक तो फल फूल पर निर्भर है, फल फूल पर निर्भर है, और दूसरा किस पर निर्भर है? जानवरों के मांस पर या जानवरों के शिकार पर। ये दो पर निर्भर है। ये समूह में जाते हैं किसी स्थान पर। मान लीजिए ए नामक स्थान पर ये आए, समूह में है, वहां के इन्होंने फल फूल का आस्वादन लिया, जितना था उसको खत्म किया, और जितने जानवर मिल सकते थे उनको शिकार के द्वारा अपना पेट पाला। कुछ दिनों के बाद क्या होगा कि यहाँ का फल फूल हो जाएगा समाप्त। जब फल फूल समाप्त हो जाएगा तो ये ए स्थान से बी स्थान की तरफ जाएंगे। क्योंकि जब ये खाद्य संग्राहक हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि ये अनाज इत्यादि का उत्पादन जो है वो नहीं कर सकते थे। और ऊपर इन्होंने लिखा भी है कि इनको खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बनने में कितने वर्ष लग गए? 3 लाख वर्ष लग गए। तो जब ये खाद्य संग्राहक हैं तो क्या करेंगे? इसी तरीके से दर दर घूमेंगे। जब ए जगह पर गए तो उन्होंने फल फूल खाया, और जब फल फूल वहां का खत्म हो गया तो बी पर चले गए, और इसी प्रकार बी से खत्म हो गया तो सी पर चले गए।
ये इनके साथ होता था। यही बात वो लिखते हैं आगे कि इसी प्रकार जब वे एक स्थान पर पाए जाने वाले अधिकांश पशुओं का शिकार कर लेते तो शिकार की खोज में उन्हें दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। ये बात जो मैंने आपको समझाई, यही बात ये आगे लिखती हैं। अब आगे लिखिए, देखिए, यदि कहीं गुफाएं होती तो मनुष्य उन्हीं में रहने लगते थे। ये रहते कहाँ थे? ये जब समूह में जाते थे तो कहाँ रहते थे, उसके बारे में लिखती हैं कि ये कहाँ रहते थे? गुफा में रहते थे। अन्यथा अगर गुफा नहीं मिलती तो कहाँ रहते थे? अन्यथा वे बड़े पेड़ों की पत्तों वाली शाखाओं के बीच अपने लिए शरण स्थान बना लेते थे। कोई बड़ा सा पेड़ हो, अब जैसे ये पेड़ हो गया, इसकी कई शाखाएं हैं, तो इसी शाखा के बीच में और खूब ढेर सारी इसमें मान लीजिए पत्ती लगी हुई है, तो इसी शाखा के बीच में ये अपना स्थान बना लेते थे। नीचे जमीन पर नहीं रहते थे। जमीन पर अगर ये रहते भी थे तो ये सुरक्षा की दृष्टि से कहाँ रहते थे? गुफा में रहते थे। अब देखिए, ये बात लिखते भी हैं कि वो गुफा में रहते थे और या तो पेड़ों पर रहते थे। वो जमीन पर क्यों नहीं रहते थे? क्योंकि उनको दो चीजों का भय था। किसका किसका भय था? पहला मौसम का भय था और दूसरा जंगली जानवरों का। दो से इनको भय था। भय किससे था? देखिए, भय ऐसे लिख लीजिए। पहला था जंगली जानवर और दूसरा था मौसम। दूसरा किससे था? मौसम। अब लेखक लिखती हैं कि आदिम मानव नहीं जानता था कि बादल क्यों गरजते हैं या बिजली क्यों चमकती है, और जब किसी चीज का कारण समझ में नहीं आता तो आदमी उससे भयभीत रहता है। समझिए, आदिमानव को यह समझ में ही नहीं आता था कि ये बादल क्यों गरज रहा है। बादल जब गरजता था तो ये भयभीत हो जाते थे, बिजली चमकती थी तो ये भयभीत हो जाते थे। आगे लेखक लिखती हैं, बाघ, शेर, चीता, हाथी और गैंडे जैसे खूंखार जानवर जंगलों में घूमते फिरते रहते थे। इन जानवरों की तुलना में मनुष्य कमजोर था, इसलिए या गुफाओं और पेड़ों में छिपकर अपनी रक्षा करनी पड़ती थी या फिर अपने अनगढ़ हथियारों से उन्हें मार डालना पड़ता था। परंतु इन जानवरों से रक्षा का सर्वोत्तम उपाय था आग। देखिए, अब इस पंक्ति को आप समझिए। अभी इन्होंने दो बातें कही हैं। इन्होंने दो बातें क्या कही हैं, इसको मैं आपको समझाता हूं। इन्होंने कहा कि इनको दो चीजों से भय लगता है। किनसे भय लगता है? इनको भय लगता है, एक तो मौसम से भय लगता है। किससे भय लगता है? एक तो इनको मौसम से भय लगता है और दूसरा इनको जंगली जानवर से। जंगली जानवर से तो आप सब समझते ही हैं कि भाई शेर है, गैंडा है, चीता है, इसलिए इनको भय लग रहा है। मौसम से इसलिए भय लगता था कि इनको पता ही नहीं था कि बादल गरजते क्यों हैं। जब जब बादल गरजे तब तब इनको डर लागे। जब बिजली चमके तब इनको डर लागे। ऐसी स्थिति में ये दो से ही डरते थे, मौसम से और जंगली जानवर से। और इसलिए ये लोग अपनी सुरक्षा की दृष्टि से दो जगहों पर रहते थे। या तो ये गुफा में रहते थे और या कहाँ रहते थे? पेड़ों की शाखाओं के बीच में। पेड़ों की शाखाओं के बीच में, और उसमें भी ध्यान रखते थे कि इन शाखाओं के बीच में क्या हो? पत्तियां हों। पत्तियां रहेंगी तो ये
जो जंगली जानवर हैं इनको आसानी से देख नहीं पाएंगे और इनकी सुरक्षा रहेगी। ठीक है, ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब लेखक कहती हैं कि या तो जब कोई जंगली जानवर इनको मिलता था, जंगली जानवर, तो ये क्या काम करते थे, या तो छिप जाते थे, या तो क्या करते थे, छिप जाते थे, और या क्या करते थे, अनगढ़ हथियारों से, इनके पास अनगढ़ पत्थर के हथियार थे, अनगढ़ पत्थर के हथियारों से उनको मार डालते थे। क्या करते थे, उनको मार डालते थे। लेखक कहती है इन सब के अतिरिक्त एक उपाय और था, और वो उपाय था आग। आइए हम लोग आग के बारे में पढ़ते हैं कि आग इनके लिए उपाय कैसे था। रात के समय जब सभी प्राणी गुफा में जमा हो जाते तो गुफा के मुंह पर आग जलाई जाती थी। देखिए समझिए, सब आदमी सो रहे हैं। जब आदमी सो रहे हैं, मान लीजिए ये गुफा है, ऐसे ही गुफा होती होगी, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके गुफा होती होगी, और इसके अंदर सारे लोग सो रहे हैं, तो गुफा के मुंह पर आग जलाई जाती थी। तो यहाँ क्या हो जाती थी, आग जला देते थे लोग। तो आग जब जलती थी तो आग के डर से जो जानवर थे ये गुफा के भीतर नहीं आते थे। शीतकाल में, ये आग जब ठंडी पड़ती थी शीतकाल में, और अगर तूफानी रात है, शीतकाल में और तूफानी रातों में आग ही उन्हें आराम तथा सुरक्षा प्रदान करती थी। आग की खोज संयोग से हुई। देखिए आग के दो काम तो इन्होंने बता दिए, समझिए इस बात को। हम थोड़ा थोड़ा ही आपको लेकर चलेंगे और कई वीडियोस डालेंगे, एक एक चैप्टर के कई वीडियोस डालेंगे, विस्तार से इसलिए लेकर चलेंगे कि आपको एक एक पंक्ति का अर्थ समझ में आए। और जिस दिन आपने इतनी महान लेखिका के अर्थों को समझ लिया, आप समझिए कि आप निश्चित रूप से इतिहास पढ़ने की दिशा में बड़ी मजबूती से कदम बढ़ा चुके हैं। अब आग के क्या क्या लाभ थे, अगर आग के लाभ पूछे जाएं तो आप क्या कहोगे? तो देखो यहाँ पर आग के लाभ क्या है? पहला तो ये है कि जानवरों से सुरक्षा है इनकी, डर के मारे आग को देख करके जानवर अंदर नहीं आ रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि जब ठंड में इनको तपन मिलती है, ठंड में तपन, तो सुरक्षा भी हो गई, जानवरों से भी सुरक्षा हो गई और शरीर की भी रक्षा हो गई। लेखक कहती हैं कि ये जो आग है ना, और इस आग की खोज बड़े संयोग से हुई है। आग की खोज कैसे हुई? संयोग से हुई। क्या संयोग हुआ? लिखती है कि चकमक पत्थर के दो टुकड़ों को आपस में टकराने से एक चिंगारी उठी। दो पत्थर हैं, उनको आपस में टकराया गया तो एक चिंगारी उठी। आप भी टकरा के देखते होंगे कि उससे आग निकलती है। हम लोग तो बचपन में बहुत टकराते थे और उससे जो चिंगारी निकलती थी हम लोगों को बहुत आनंद आता था। आपने भी ऐसा किया होगा यदि आप गाँव से जुड़ाव रखते हैं तो चकमक पत्थर के दो टुकड़ों को आपस में टकराने से क्या हुआ? एक चिंगारी उठी, और जब वह सूखी पत्तियों और टहनियों पर गिरी तो उनमें से आग निकली। वो जो चिंगारी है, ये चिंगारी जाकर के सूखे पत्तों पर गिर गई तो उससे क्या हो गई? आग लग गई। तो लेखक लिखती हैं कि आदिम मानव के लिए आग एक अजूबा थी, परंतु आगे जाकर आदमी ने इसका अनेक कामों में इस्तेमाल किया। जब प्रारंभ में इस तरीके से जब आग जलने लगी तो आदमी के लिए क्या थी? ये अजूबा थी। लेकिन ये लिखती हैं कि आगे अनेक कामों में इस्तेमाल होने लगा, और आग के चलते
आदमी के रहन सहन में बहुत सुधार हुआ। इस प्रकार अब ये निष्कर्ष लिखती हैं कि इस प्रकार आग की खोज से आदमी के जीवन में बड़ा परिवर्तन हुआ। क्या लिखती हैं कि यदि मतलब आग जब से आया तो आग के बहुआयामी प्रयोग से मनुष्य के जीवन में बहुत प्रभाव पड़ा, बहुत परिवर्तन हुआ। इसीलिए लेखक क्या कहती हैं कि आग को हम क्या कह सकते हैं, एक महान खोज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एक महान खोज कह सकते हैं। अब यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है, देखिए आप कक्षा 6 के स्तर से सोचिए, अगर ये प्रश्न बन जाए कि हम आग को एक महान खोज क्यों कहते हैं या क्यों कह सकते हैं, तो आप इसका उत्तर ऊपर जो चर्चा हुई है उसके आधार पर आप जरूर देने का प्रयास करें। तो मित्रों, ये जो पहला वीडियो है इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अगले पॉइंट में मैं आशा रखूँगा जब अगला वीडियो हमारा आएगा तो आप क्लास 6 की PDF, क्लास 6 ओल्ड NCERT की हिस्ट्री की या तो आप क्या करिए, PDF की व्यवस्था कर लीजिए। किसकी व्यवस्था कर लीजिए, PDF की। और अगर हो सके, वैसे पुस्तकें तो मिल जाती हैं, तो हो सके तो इसके बुक की व्यवस्था करिए। पुस्तक आपको कहाँ मिलेगी, जैसे आप इलाहाबाद में हैं या आप दिल्ली में हैं तो 2 जगह ये आसानी से मिल जाएंगी। इलाहाबाद में आप कटरा में चले जाइए, एक बंटी पुस्तक भंडार है, उसके यहाँ मिल जाएगी। और या फिर किसी भी दुकानदार के पास चले जाइए, ज्ञान भारती वाले के यहाँ चले जाइए, आप उनसे कहिए कि मुझे ओल्ड NCERT चाहिए। अगर वो ओल्ड NCERT नहीं होगी उनके पास तो वो मंगा देंगे। या दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो मुखर्जी नगर इसका गढ़ ही है। और मान लीजिए आप दूसरे शहरों में रहते हैं तो आप फ्लिपकार्ट या अमेजन पर चले जाइए, वहाँ आप देखेंगे ओल्ड NCERT का पूरा सेट है। उस ओल्ड NCERT के पूरे सेट को ऑर्डर कर दें। मित्रों, अब हम लोग यहाँ से विदा लेंगे। ये जो पूरा कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम हम लेके आ रहे हैं एक्स्ट्रा तैयारी चैनल। एक्स्ट्रा तैयारी चैनल ये है शुक्लहा, ये मिर्ज़ापुर में है, मिर्ज़ापुर। यहाँ हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही विधियों से अनेक परीक्षा, जितनी प्रतियोगी परीक्षा हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराते हैं। आप UPSC, UPPCS से लेकर लेखपाल तक सारे परीक्षा की तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से यदि आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर तैयारी के लिए आप समर्पित होना चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान के नंबर पर ज़रूर कॉल करें। हमारे संस्थान का नंबर है, आप लिखें 9148898009। आप यहाँ कॉल करिए। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं आपको इससे रिस्पॉन्स मिलेगा। तो मित्रों, हम फिर से मिलते हैं अगले चैनल।